द पियानो एक पीरियड ड्रामा है। ये कहानी एडा मैकग्राथ नाम की एक अनोखी महिला की कहानी है जो बोल नहीं सकती। अपने इमोशन और एक्सप्रेशन को जाहिर करने के लिए उन्होंने पियानो की धुन को जरिया बनाया। इसकी हर एक धुन उनकी जुबान है। तीसरी बात, शादी करने के बाद उन्हें उनका असली प्यार मिला। तो चलिए देखते हैं कि एडा मैकग्राथ की कहानी क्या थी। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपको बता दें कि फिल्म को 3 ऑस्कर मिल चुके हैं, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर भी शामिल है। एडा मैकग्राथ एक इंग्लिश लेडी है। जब वो 6 साल की थी, अचानक किसी हादसे के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। जब वो जवान हुई, अपने पियानो टीचर के साथ उनका अफेयर हुआ। वो एक भला आदमी था। उससे उन्हें अब एक बेटी है, लेकिन अब वो आदमी कहाँ है, कहा नहीं जा सकता। शायद उसकी मौत हो गई हो। बाद में उनके पिता ने न्यूजीलैंड की ज़मीन में नए बसे इंग्लिशमैन एलिस्टर स्टीवर्ट से पैसों के बदले उनकी शादी करा दी। एक तरह से कहे तो एडा के पिता ने उन्हें एलिस्टर को बेच दिया था। एडा को उनकी बेटी फ्लोरा के साथ न्यूजीलैंड के जंगली और अनजान बियाबान में पहुंचा दिया गया। ऐसी अफवाह थी कि न्यूजीलैंड में रहने वाले नेटिव अंग्रेजों को पानी में उबालकर खाते हैं, इसलिए अंग्रेज नाविक ने भी बीच पर उन्हें अकेला छोड़ने से पहले अपने साथ ले जाने का ऑफर, पर एडा ने उनके साथ जाने के बजाय नेटिव्स की कढ़ाई में उबलना ही बेहतर समझा। एडा बोल नहीं सकती, साइन लैंग्वेज में बात करती है, इसलिए उनके ट्रांसलेटर के रूप में उनकी 10 साल की बेटी अच्छी भूमिका निभाती है। वो अपनी माँ की हर एक्सप्रेशन को बखूबी बयां कर सकती है। कई बार लगता है कि वो अपनी तरफ से बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। खैर, उस रात न्यूजीलैंड के सुनसान बीच पर एडा को अपनी बेटी के साथ अकेले ही अपने होने वाले पति एलिस्टर के आने का इंतजार करना पड़ता है। जब तड़के भोर एलिस्टर बीच पर उन्हें लेने पहुंचता है तो अपने साथ कुछ नेटिव्स को भी लेकर आता है। वो सामान उठाने में मदद करेंगे। असल में नेटिव्स उतने खतरनाक नहीं है जितना कि उनके बारे में कहा जाता है। एलिस्टर के साथ उनका दोस्त जॉर्ज बेंच भी आया है, जिसका नेटिव्स के साथ अच्छा संपर्क है। वो उनकी भाषा समझता है और उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। एडा अपने साथ काफ़ी सामान लेकर यहाँ आई है। इसमें उनका पियानो भी शामिल होता है। यहाँ चलने के लिए इंग्लैंड की तरह पक्की सड़कें नहीं है। जंगल के बीच कच्चे दुर्गम रास्तों से होकर जाना पड़ता है। इस पियानो को लेने के लिए उन्हें एक बार फिर वापस आना होगा। बेहतर है कि पियानो को यही छोड़ दिया जाए। इस बात पर एडा बड़ी नाराज है। अपने पति के साथ पहली ही मुलाकात में उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरन एडा को बीच में ही अपने पियानो को छोड़ना पड़ता है। दूर से अपने पियानो को अर्बन टेंट में पड़े देखना उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। न्यूजीलैंड की ज़मीन इंग्लैंड से एकदम अलग है, बिल्कुल बरसाती कीचड़ से भरी। 2 कदम भी चलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ जिंदा रहना भी अपने आप में एक टास्क है। एडा की बेटी फ्लोरा को भी शुरू में ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ उसकी उम्र का कोई अंग्रेज नहीं, लेकिन जल्द ही आसपास रहने वाली अंग्रेज महिलाओं से उसकी बनने लगी। यहाँ एडा और एलिस्टर की शादी की सेरेमनी नहीं हो सकती, पर फ्लोरा के कहने पर एक फ़ोटो सेशन ज़रूर कराया जाता है। जब बाहर फ़ोटो सेशन हो रहा था, आंट मोराक ने फ्लोरा से उसके पिता के बारे में पूछा। तब उसने आंट को बताया कि उसका असली पिता एक जर्मन म्यूज़िक कंपोज़र था। एक दिन जब उसकी माँ और उसके पिता जंगल में पूरे जोश में गाना गा रहे थे, मौसम अचानक बदल गया। बिजली चमकने लगी और एक थंडर स्पार्क सीधे उसके पिता के ऊपर जा गिरा। वहीं पर जलकर उनकी मौत हो गई और उसकी माँ इस सदमे से गूंगी हो गई। हालांकि फ्लोरा की कहानी पर यकीन नहीं किया जा सकता। उसकी बातें बनावटी भी हो सकती है। वो बात बनाने में एकदम माहिर है। उसके कहानी में केवल एक बात सच्ची है कि उसका पिता एक जर्मन था। पियानो बीच पर छोड़कर आने के बाद से ही एडा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैन है, इसलिए अगले दिन अपनी बेटी फ्लोरा के साथ बेंच से मिलने उसके घर जाती है, ताकि उससे रिक्वेस्ट कर सके कि वो उन्हें एक बार उस बीच पर ले जाए जहाँ उसका पियानो पड़ा है। पर उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें बीच पर ले जाने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ एडा पियानो बजाते हुए काफ़ी समय बिताती है। माँ बेटी को खुश देखकर बेंस को भी अच्छा लगता है। उसने भी काफ़ी समय से खूबसूरत महिला को हंसते हुए नहीं देखा था। जब एलिस्टर काम से घर वापस आता है तो एडा को टेबल पर पियानो की कीज मार्क करके पियानो बजाते हुए प्रिटेंड करते देख सकता है। उसे ये बड़ा अजीब लगता है
वो इस बारे में आंट मोरा से पूछता भी है कि कहीं उसने गूंगी औरत से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। सदमे का असर कहीं उसके दिमाग पर भी तो नहीं हुआ। कोई भी कैसे किचन टेबल को पियानो समझकर बजाने का दिखावा कर सकता है, जबकि उससे तो कोई आवाज़ भी नहीं आती। एक दिन बेंस अपने दोस्त एलिस्टर को कहता है कि क्यों ना वो बीच पर पड़े पियानो को उसे बेच दे। इसके बदले वो उसे अपनी 80 एकड़ ज़मीन दे देगा। एलिस्टर झट से इस प्रस्ताव पर राजी हो जाता है। इससे ज़्यादा फायदे का सौदा तो हो ही नहीं सकता। वो बीच से पियानो मंगवाता है और बेंस के घर पर रखवा देता है। बदले में उसकी 80 करोड़ ज़मीन एलिस्टर की हो जाती है। लेकिन जब एडा को पता चलता है कि एलिस्टर ने पियानो बेंस को बेच दिया है, वो इस बात पर बड़ा गुस्सा करती है और घर में पड़े कप प्लेट्स को तोड़ने लगती है। बेंस को पियानो बजाना नहीं आता, इसलिए एडा उसे पियानो सिखाने का काम करती है। पहले दिन जब एडा पियानो सिखाने बेंस के घर जाती है, वो पूरे वक्त खुद पियानो बजाती है। असल में बेंस ने पियानो इसलिए नहीं खरीदा है कि वो खुद पियानो बजाना सीखना चाहता हो, बल्कि वो चाहता है कि किसी भी तरह एडा के नज़दीक रहे। उसने यहाँ जंगल में काफ़ी समय अकेले बिताया। उसे किसी जवान महिला के नज़दीक रहना अच्छा लगता है। अगले दिन जब एडा फिर से बेंस को पियानो सिखाने जाती है, वो पियानो बजाती एडा को देखते हुए खुद पर काबू नहीं कर पाता और पीछे से जाकर गले में चूम लेता है। एडा को उसके इरादों की भनक लग चुकी है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर बेंस कहता है कि अगर वो पियानो बजाते रहना चाहती है तो उसे उसके साथ एक सौदा करना होगा। पियानो की हर की का इस्तेमाल करने के लिए उसे उसकी कुछ मांगों की पूर्ति करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर काले किस का इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने होंगे। बेंस की तरकीब बड़ी फूहड़ है। वो पियानो के प्रति एडा की दीवानगी का फ़ायदा अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए करना चाहता है। पर चाहे ये बात कितनी भी घिनौनी लगती हो, बेंस को इसमें कामयाबी मिलने लगी है। वो कभी उसे स्कर्ट ऊपर करने के लिए कहता है, तो कभी कपड़े उतारने को, तो कभी उसके साथ बिना कपड़े में लेटने को। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, एडा को भी बेंस के साथ अच्छा लगने लगा है। वो आज तक अपने पति एलिस्टर के साथ भी नहीं सोई। एलिस्टर को तो केवल अपने काम और फायदे की पड़ी होती है। कई दिन गुजरने के बाद भी एडा बेंस के पास आती रहती है। हालांकि अब तक बेंस ने उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की, वो तो बस उसे पसंद करता है। एडा के प्रति बेंस के इस दीवानगी को वो बखूबी महसूस कर सकती है। फाइनली एक दिन उन दोनों के बीच सारी दूरियां ख़त्म हो जाती है। आज उसने एडा को पियानो के सारे कीज इस्तेमाल करने दिए। अगले दिन जब एडा फिर से बेंस के घर पियानो सीखने आती है, देखती है कि बेंस अपने घर से पियानो निकलवा रहा है। वो एडा से कहता है कि इस पियानो को वापस उसे दे रहा है, इसे अपने घर में लगा सकती है। जब नेटिव्स पियानो वापस लेकर उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं, एलिस्टर को लगा कि बेंस पियानो के बदले ज़मीन देने के अपने वादे से पीछे हट रहा है, इसलिए सीधे बेंस के घर पहुंचता है और बेंस उसे आश्वासन देता है कि वो ज़मीन देने के अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। अब जब घर में पियानो आ गया है तो एलिस्टर को लगता है कि एडा खूब पियानो बजाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे तो बड़ी बेचैनी सी हो रही होती है। उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा होता। वो बेंस के पास केवल पियानो बजाने नहीं जाती थी, उसे बेंस का उसके प्रति पैशन अच्छा लगता था। बेंस के बिना पियानो बजाने में अब वो बात नहीं रही, इसलिए अगले दिन वो फिर से बेंस के पास पहुंचती है, लेकिन इस बार वो अपनी बेटी फ्लोरा को साथ लेकर नहीं जाती। इस बात पर फ्लोरा जंगल में अपनी माँ को कोसते हुए आधे रास्ते से वापस लौट रही है। बीच में उसकी मुलाकात एलिस्टर से होती है। वो उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, उसकी माँ कहाँ गई। तब वो गुस्से में कहती है, बाढ़ में गई। असल में फ्लोरा ने अपनी माँ को बेंस के साथ सोते हुए देखा था, इसीलिए गुस्से में है कि वो बेंस के पास जाने के लिए उसे घर पर अकेला छोड़ रही है। आज एडा बेंस के पास केवल उसके लिए आई है। उसे पियानो से कोई मतलब नहीं। दोनों पूरे आवेश में एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ के दोनों अकेले नहीं हैं। यहाँ एडा का पति एलिस्टर भी आ चुका होता है और छुपकर उन्हें प्यार करते देख रहा होता है। हालांकि एलिस्टर उस समय कुछ भी नहीं करता और चुपचाप घर चला जाता है, पर वो कुछ तो करेगा। आज रात वो एडा को बहुत खुश देखता है, इसीलिए जलन से पागल हो रहा है, पर इसमें उसकी भी गलती है। उसने शादी करने के बाद आज तक एडा से प्यार नहीं किया, इसीलिए अगले दिन जब उसके काम पर जाने के बाद एडा फिर से बेंस के घर जा रही होती है तो वह जंगल में उसका पीछा करता है और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी करने में नाकामयाब रहता है।
उसे एडा से ज़ोरदार विरोध का सामना करना पड़ता है, जैसे वो उसकी पत्नी हो ही ना। ये बात उसे और भी तकलीफ देती है, इसलिए उस दिन से ही एडा को घर में बंद कर देता है और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। खिड़कियों पर तख्ते ठोक देता है। उसने एडा की आज़ादी छीन ली और उसे पिंजरे में कैद कर लिया, लेकिन इसके बाद भी वो एडा का प्यार नहीं पा सका। लेकिन एक दिन जब एडा उसे प्यार से छूती है तो उसे लगता है कि उसके ऊपर से बेन का बुखार उतर गया। फिर वो खिड़की और दरवाजे से बंदी से हटा देता है। बेन्स भी यहाँ से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंग्लैंड वापस जाने वाला होता है, इसलिए एलिस्टर को अब एडा को कैद में रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। पर उसका अंदाज़ा बड़ा गलत है। जब वो एडा को बंदी से हटाता है, वो बेन्स के लिए अपने पियानो की कीज़ निकाल कर उस पर मैसेज लिखती है कि डियर बेन्स, तुम्हारे पास हमेशा मेरा दिल और मेरी सांसें रहेगी। एडा ने यह मैसेज अपनी बेटी फ्लोरा के हाथों बेन्स को भिजवा दिया, पर फ्लोरा बेन्स के पास जाने के बजाय सीधे एलिस्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी माँ ने बेन्स के लिए एक मैसेज भेजने को कहा है। एलिस्टर अपने ज़मीन की बैरिकेडिंग कर रहा होता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो मैसेज पढ़कर गुस्से में घर की तरफ गया और उसके बजाय बेन्स को प्यार करने के जुर्म में कुल्हाड़ी से एडा की एक उंगली काट दी और कपड़े में लपेट कर फ्लोरा के हाथों बेन्स के पास भिजवा दिया और कहा अगर वो उसे मिलने की कोशिश करेगा तो एक एक करके एडा की सारी उंगलियां काट देगा। रोते हुए फ्लोरा बेन्स के घर पहुंचती है और उसे सारी घटना की जानकारी देती है। बेन्स अब गुस्से में है और चाहता है कि एलिस्टर को जान से मार दे, लेकिन उसे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। अगर वो कुछ भी करता है तो उसका खामियाजा एडा को भुगतना होगा। उस रात एलिस्टर एडा का रेप करने की कोशिश करता है, पर ना जाने अचानक उसकी आंखों में क्या देखकर रुक जाता है, जैसे उसने उससे टेलीपैथी के जरिए बात की हो। उसे ऐसा लगता है जैसे एडा ने अभी अभी उससे कुछ बोला है, पर एडा असल में बोल नहीं सकती। एलिस्टर अचानक बिस्तर से उठता है और सीधे बेन्स के घर पहुंचता है। उसके हाथ में बंदूक है, पर वो बेन्स को मारने नहीं आया, बल्कि ये पूछने आया कि क्या उसने कभी भी उससे बात की है, क्या वो बोल सकती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे उसने सीधे उसके दिमाग में अपनी बात डाल दी। क्या उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? एलिस्टर बताता है कि उसने अपने दिमाग में सुना है कि एडा कह रही थी कि उसे जाने दो, उसे जाना है, उसे बेन्स के साथ जाने दो। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में एलिस्टर यहाँ उससे यही कहने आया था कि वो एडा को उसके साथ जाने देगा। अगले सुबह एडा और उसकी बेटी बेन्स के साथ इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं। बेन्स ने अपने साथ एडा का पियानो भी ले लिया, लेकिन छोटे से नाव में इस बार इस चीज़ को ले जाना अपने आप में खतरनाक है। नाव पलट सकती है। एडा नहीं चाहती कि वो इस पियानो को अपने साथ लेकर चले, क्योंकि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। उसकी एक उंगली कट चुकी, वो पियानो नहीं बजा सकती। लेकिन बेन्स इसे ले जाने की जिद करता है। लेकिन जब लहर नाव को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है, उन्हें मजबूरन पियानो को पानी में फेंकना पड़ता है। पर पियानो में बंधी रस्सी एडा के पैर में उलझ जाती है और उसे भी अपने साथ समंदर में नीचे खींच लेती है। पानी में पियानो के साथ नीचे जाते हुए एडा सोच रही है कि वो यही अपने पियानो के साथ वीरान समंदर की गहराई में दफन हो जाएगी। पर वो बेन्स के साथ अब जीना चाहती है। वो ज़िंदगी को चूमती है और पैर झटक कर रस्सी को अलग कर देती है। फिर पानी में ऊपर आ जाती है और आज से कई साल पहले उसने किसी हादसे के बाद अचानक से बोलना बंद कर दिया था। लेकिन अब इस हादसे के बाद उसने फिर से बोलना शुरू कर दिया। हालांकि उसे नॉर्मल बात करने में अभी समय लगेगा। उसे फिर से बोलना सीखना होगा। पर अब यहाँ इंग्लैंड में बेन्स के साथ उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। बेन्स ने उसके लिए एक नकली मेटल की उंगली बनवा दी, जिससे कि वो फिर से पियानो बजा सके। और बाद में उन दोनों ने शादी कर ली और उनकी नई ज़िंदगी की अलग शुरुआत होती है। इसी के साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। 2 घंटे की फिल्म 1993 में आई थी, जिसे डायरेक्ट किया था जेन कैम्पियन ने। फिल्म को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है और मुख्य किरदार अदा किए हैं होली हंटर, हार्वे कीटल, सैम नील, एना पैक्विन, कैरी वॉकर, जेनवीव लेमन ने। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।